नमस्कार। आज का जो ये टेस्ट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। इसमें राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। ये लीजिए पहला प्रश्न। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? A. C. L. कार्लाइल, H. D. सांकलिया, B. लाल, E. कनिंघम। राजस्थान में देखिए, ये भारत से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। राजस्थान के अंदर पुरातात्विक का सर्वे का कार्य शुरू हुआ और इसको शुरू करने का श्रेय C.L. कार्लाइल को जाता है। H.D. सांकलिया जो हैं, H.D. सांकलिया कौन सी सभ्यता के खनन से जुड़े रहे? आहड़, राजस्थान में आहड़ सभ्यता से। B. लाल या फिर B. थापर कौन सी सभ्यता की? कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से ये संबंधित रहे। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? एक मुगल गवर्नर जिसका नाम था सर बुलंद खां और जोधपुर महाराजा अभय सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में सर बुलंद खां को पराजित किया गया। इस युद्ध का क्या नाम था? याद रखना है, अहमदाबाद का युद्ध। इस युद्ध के समय ही अभय सिंह तोहफे छीन के लाए जो आज भी जोधपुर में है। एक दल बादल छीन करके लाए थे जिससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दल बादल क्या था? दल बादल एक शामियाना था। शामियाना जिसे हम तंबू भी कह सकते हैं, जिसे टेंट भी कह सकते हैं। इस युद्ध का वर्णन तारीख अलाई, हमीर महाकाव्य, वंश भास्कर, राज रूपक ग्रंथ। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? राज रूपक ग्रंथ में किया गया। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? बीकानेर, भीनमार, जैसलमेर, अलवर। बीकानेर पर ज़्यादा राजवंशों ने शासन नहीं किया। यहाँ पर बीका से राठौड़ राजवंश स्थापित हुआ। आज़ादी तक इनका ही शासन रहा। भीनमाल पर चावड़ों का शासन था। चावड़ों के अधिकार में रहा भीनमाल पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार रहा। गुर्जर प्रतिहारों की प्रमुख शाखा थी भीनमाल। गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा पूछी जाए तो उत्तर सही होगा मंडोर। जैसलमेर पर क्रमशः भाटियों का शासन रहा। अलवर में कछवाहों का ही शासन रहा, क्योंकि अलवर रियासत भी 1775 में स्थापित हुई। इसके संस्थापक थे प्रताप सिंह। सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की? देखिए, अकबर के समय 7000 का मनसब राजकुमारों को ही दिया जाता था। इसके अलावा 2 व्यक्तियों को दिया गया। एक का नाम था अजीज कोका और दूसरे व्यक्ति का नाम था जिसको ये दिया गया, उसका नाम था आमेर के राजा मान सिंह प्रथम। भारमल तथा भगवंत दास को मनसब तो मिला था, लेकिन 5000 का मनसब दिया गया था। ये किसके द्वारा? ये अकबर के द्वारा मान सिंह प्रथम को 7000 का मनसब प्रदान किया गया। अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई? देखिए, इसमें 2 देग रखी गई है। एक देग का नाम है बड़ी देग और दूसरी का नाम है छोटी देग, जिसमें देग मतलब जिसे बड़ा बर्तन कह सकते हैं।
जिसे हम एक बड़ा सा क्या कह सकते हैं, बर्तन कह सकते हैं, बड़ी देग कह सकते हैं। बड़ी देग अकबर ने यहाँ भेंट की थी। छोटी देग किसने भेंट की, अगर प्रश्न आ जाए तो याद रखिएगा, छोटी देग जहांगीर के द्वारा भेंट की गई थी। जहांगीर और अकबर से अगर आप याद करना चाहो, ये पिता पुत्र हैं, बड़े और छोटे, तो बड़ी देग और छोटी देग, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है। एक रजब से 6 रजब तक यहाँ पर, 1 रजब से 6 रजब तक यहाँ पर उर्स लगता है। यहाँ उर्स से तात्पर्य है मेला। ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के अंदर प्रश्न कई बार आता है, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। चिश्ती एक सिलसिला, जिसे हिंदू धर्म में संप्रदाय भी कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आते हैं, राजस्थान आते हैं। उस समय अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस तरह से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस जिले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? ध्यान रहे, ये महमूद खिलजी प्रथम, ये मालवा के शासक थे, महमूद खिलजी प्रथम। इन्हीं महमूद खिलजी प्रथम को हराकर कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1437 ईस्वी उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध, जिसे मालवा का युद्ध भी कहते हैं। महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन, सही उत्तर क्या दे रहे हो, आप भी सही उत्तर दे रहे हो, याद रखिएगा गागरोन। नाम क्या रखा था? मुस्तफाबाद रखा था। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? देखिए, जन्म वर्ष के आधार पर बताना है और किसके बारे में बताना है? लोक संत के बारे में बताना है। मीराबाई 1498, संत दादू दयाल 1544, संत जसनाथ जी 1482, संत चरणदास जी 1503, ये असंगत हैं। चरणदास जी का जन्म 1706 के अंदर डेहरा अलवर के अंदर हुआ था। चरणदास जी का जन्म डेहरा अलवर में हुआ। जसनाथ जी का जन्म कतरियासर के अंदर हुआ। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद के अंदर साबरमती नदी के किनारे। और मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की पाली में मीराबाई का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था, माता का नाम वीर कंवरी था। जिरोही, भाखला, गद्दा किस उद्योग के नाम हैं? जटपटी, पेचवर्क, मीनाकारी, ब्लू पॉटरी। इसका सही आंसर होगा जटपटी, क्योंकि ये जिरोई है, भाखला है, गद्दा है, ये ज़्यादातर किसके बनते हैं? ऊन से बनते हैं, और ऊन से संबंधित जो कार्य होता है उसे जटपटी कहते हैं। पेचवर्क का कार्य भी जैसलमेर क्षेत्र में और शेखावटी क्षेत्र में अधिक होता है। मीनाकारी का कार्य जयपुर क्षेत्र में होता है। ब्लू पोट्री का कार्य भी जयपुर क्षेत्र में अधिक होता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? 5, 3, 7 और 9। देखिए, सबसे पहले तो याद रखना है कितने भाग है इसके? 5 भाग है। 5 भागों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? रत्न कोश कहते हैं। 5 भागों को संयुक्त रूप से रत्न कोश कहते हैं। कौन कौन से 5 भाग हैं? पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। यहाँ याद रखना, पाठ्य पढ़कर गाया गीत, गीत गाकर बजाया वाद्यंत्र, वाद्यंत्र बजाने पर किया नृत्य,
और नृत्य करने के बाद रसानुभूति, आनंद की हुई अनुभूति। तो यहाँ इसको भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चंपाकली आभूषण पहना जाता है हाथों में, सिर पर, पैरों में या गले में। देखिए, कला संस्कृति में आभूषण से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और चंपाकली सीधा सीधा प्रश्न है, उत्तर भी आप दे रहे हो। चंपाकली गले में पहना जाता है। मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में चित्रांकन किसने किया था? देखिए, रागमाला मेवाड़ में पूछा जाता तो था, उसका उत्तर होता नसीरुद्दीन। लेकिन ये प्रश्न मारवाड़ शैली से संबंधित है। पुंडरीक, मीरबख्श, वीरजी या साहिब राम। सही उत्तर है इसका वीरजी विठल। वीरजी विठल इसका सही आंसर है। मारवाड़ शैली के अंदर रागमाला का चित्रण वीरजी विठल के द्वारा किया गया था। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1923 किसने स्थापित किया? नैनूराम शर्मा, दामोदर दास राठी, जय नारायण व्यास, ऋषिदत्त मेहता। सही आंसर है इसका जय नारायण व्यास के द्वारा स्थापित किया गया। लोकनायक जय नारायण व्यास, इनको लोकनायक के नाम से जानते हैं। इनको शेर ए राजस्थान भी कहते हैं। शेर ए राजस्थान। राजस्थान के अंदर एक बार मनोनीत मुख्यमंत्री और एक बार निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान में मुख्यमंत्री क्रम में तीसरे नंबर के रहे और 5वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? जिसे उत्तराधिकारी शुल्क को तलवार बंधाई शुल्क कहते थे। तलवार बंधाई शुल्क कहते थे। और ये कौन सी रियासत थी जहाँ से ये नहीं लिया जाता था? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर एक ऐसी रियासत थी जिसमें उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? देखिए, यहाँ क्रांतिकारी का प्रश्न पूछा जा रहा है और वो क्रांतिकारी अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय व्यतीत करते हैं। केसरी सिंह, गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास या जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट को कई बार अपना वेश बदलना पड़ा। जोरावर सिंह बारट वेश बदल कर के ही रहते हैं और अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आते हैं। जोरावर सिंह बारट के द्वारा ही चांदनी चौक नामक स्थान पर, चांदनी चौक दिल्ली में है, वहाँ पर बम फेंका था। लॉर्ड हॉर्डिंग्स पर बम फेंका था जोरावर सिंह बारट के द्वारा। रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? जिसे हम रियासती विभाग भी कहते हैं। इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग का उद्देश्य क्या था? रियासतों का एकीकरण करना था। रियासतों को एक करना था। ये रियासती विभाग का उद्देश्य था। इसकी स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को की गई। इसके अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इसके सचिव थे वीपी मेनन। इसके सचिव वीपी मेनन थे। अली चौहान डायनेस्टी लिखी थी किसके द्वारा लिखी गई? गौरीशंकर ओझा के द्वारा, गोपीनाथ शर्मा के द्वारा, नारायण सिंह के द्वारा या दशरथ शर्मा के द्वारा। देखिए, इस तरह के प्रश्न पटवारी की परीक्षा में एक बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। पुस्तकों के नाम और उसके लेखक इस तरह से याद अवश्य करिएगा। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई हैं।
महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? देखिए, महाराजा तख्त सिंह कहाँ के महाराजा थे? मारवाड़ के महाराजा थे। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। इनके राज्याभिषेक समारोह के समय पॉलिटिकल एजेंट जॉन लुडलो उपस्थित थे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 10.74%, 10.98%, 11.56%। सही आंसर होगा 10.41%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है, देश का जो कुल जो पूरा जो हिस्सा है भारत का, उस हिस्से में से जो राजस्थान जो राजस्थान का भाग है ये 10.41% है। राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार है, यहाँ अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। राजस्थान जो राज्य है इसका देशांतरीय विस्तार, एक अक्षांशीय विस्तार होता है और एक देशांतरीय विस्तार होता है। अगर इस तरह से पूछा जाता, ये इस तरह से अगर प्रश्न आए तो ये अक्षांशीय विस्तार है, लेकिन ये इस तरह से ये पूछा जा रहा है तो ये विस्तार कैसा है? ये देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ पर देखिए सभी के अंदर दिशा पूर्व दी हुई है। तो यहाँ सही उत्तर 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, ये जैसलमेर से और ये धौलपुर, यहाँ से और यहाँ तक। इससे प्रश्न भी आप अवश्य याद कर लें। अभी तक जिनको अक्षांश और देशांतर के प्रश्न याद नहीं है वे याद कर लें, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 490 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। देखिए जैसे राजस्थान का मानचित्र है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई गुजरात से और इधर ज़्यादा है। राजस्थान के अंदर कितनी है? 550 किलोमीटर। कुल का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 80% हो जाएगा। तो एक प्रश्न आपसे मैं और पूछ लेता हूँ, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? बताओ, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भौराट का पठार, मेसा पठार, उड़िया पठार, लासड़िया का पठार। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान में पठार की बात आती है, राजस्थान के अंदर पठार की बात आती है। सबसे ऊंचा पठार है कौन सा है? उड़िया पठार है। उड़िया पठार कहाँ पर स्थित है? प्रश्न अगर आ जाए, सिरोही के अंदर उड़िया पठार स्थित है। मेसा पठार कहाँ पर है? मेसा पठार चित्तौड़ में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस पठार पर बना हुआ है। भौराट का पठार और लासड़िया का पठार ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों उदयपुर के अंदर स्थित हैं, उदयपुर जिले में। छप्पन का मैदान एक प्रश्न आता है। छप्पन की पहाड़ियाँ, यहाँ आपको उत्तर देना है पहले। छप्पन का मैदान किसके बीच में स्थित है? बांसवाड़ा कुशलगढ़, बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। तो सही उत्तर है इसका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में। छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है? ये सिवाना के अंदर है। दोस्तों ये याद रखना, सिवाना बाड़मेर के अंदर है, सिवाना के अंदर है। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? बीहड़ क्षेत्र राजस्थान का बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, साबरमती बेसिन। अगर आपको जानकारी हो तो राजस्थान का, जैसे ये एक बार फिर आपको बता देता हूँ, राजस्थान का जो ये मानचित्र है, इधर का जो ये हिस्सा है, ये जो भाग है, ये बीहड़ क्षेत्र के अंदर आता है और चंबल नदी ही इस तरह से यहाँ बहती है। बनास नदी इस यहाँ आ जाएगी और माही नदी यहाँ वापस निकल जाती है। साबरमती नदी इधर से गुजरात में प्रवेश कर जाती है।
यहाँ सही उत्तर होगा इसका कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन। बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। टोडा रायसिंह टोंक के अंदर स्थित है। बीसलपुर बांध जो एक परियोजना है राजस्थान में सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। देखिए सोम, माही, जाखम इनका त्रिवेणी संगम होता है डूंगरपुर के अंदर। और डूंगरपुर के कौन से स्थान पर? पुलिस में एक बार प्रश्न आया था, नवा टापरा। काली सिंध है, आहू काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन का दुर्ग स्थित है। आहू और काली सिंध का जो संगम स्थल होता है उसे सामेला कहते हैं। सामेला कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा कौन सी नदी? बनास नदी। जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है उष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में, शीत कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। राजस्थान अधिकांश रूप से उपस्थित है कौन से कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है राजस्थान जलवायु की दृष्टि से। एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है? आर्द्र में, उप आर्द्र में, अर्ध शुष्क में या फिर शुष्क में? देखिए नाम ही एरिडो है। एरिड का मतलब शुष्क क्षेत्र है और मिट्टी भी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? एरिडोसोल शुष्क क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती हैं। जैसे बाड़मेर, जैसलमेर इधर का क्षेत्र जो है ये शुष्क जलवायु का क्षेत्र है। शुष्क के बाद जोधपुर, नागौर ये अर्ध शुष्क हो जाता है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला के कुछ जिले ये शामिल हो जाते हैं, ये उप आर्द्र के अंदर आते हैं। फिर पूर्वी राजस्थान आर्द्र में चला जाता है और फिर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी के कुछ जिले हैं वो अति आर्द्र के अंदर शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा शुष्क। शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भरतपुर। यहाँ सागवान के वन बांसवाड़ा, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये ऑप्शन सही होगा। देखिए भीलवाड़ा में नहीं, कोटा, बूंदी में नहीं, झालावाड़, भरतपुर में नहीं, लेकिन चित्तौड़ में है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ये सही होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अफीम की खेती राजस्थान के किस जिलों में की जाती है? सिरोही, जालोर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, अलवर, भरतपुर। अफीम की खेती राजस्थान में सबसे ज़्यादा चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ क्षेत्र में की जाती है। ये ऑप्शन राइट है। चित्तौड़ और झालावाड़ के अंदर अफीम की खेती की जाती है। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में या मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर। सोयाबीन का सही आंसर होगा इस ऑप्शन के अंदर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर सोयाबीन का संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र है। देखिए कई बार क्षेत्र पूछा जा सकता है और कई बार जिला भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में अधिकतर मिलती हैं या पाई जाती हैं? पाली, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर। सीकर, झुंझुनू जो ये शेखावटी के क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के अंदर इस नस्ल की भेड़ें अधिकतर पाई जाती हैं। राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य हैं गजनेर, शेरगढ़, ताल छापर या जयसमंद। आसान प्रश्न है। चूरू का जो अभयारण्य है, चूरू जिसे ताल छापर अभयारण्य कहते हैं, ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध हैं। गजनेर बीकानेर के अंदर है। यहाँ रेत का तीतर पाया जाता है। रेत का तीतर शेरगढ़ जोधपुर के अंदर है और जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में।
जगपुरा तथा आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? कई बार इसका प्रश्न आ चुका है। आनंदपुर भूकिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, सोना, सीसा जस्ता, रॉक फॉस्फेट के लिए। सही आंसर इसका होगा सोना के लिए। जगपुरा और आनंदपुर भूकिया क्षेत्र राजस्थान में सोना के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ पर सोना मिला है ऐसा बताया जाता, अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी उत्खनन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं बांदर सिंदरी, मेड़ता, आगूचा, सोनू, कोलायत, किशनगढ़, बरसिंहसर या कपूरडी। बरसिंहसर और कपूरडी लिग्नाइट कोयला उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। बरसिंहसर कहाँ पर स्थित है? बरसिंहसर है बीकानेर के अंदर, और कपूरडी कहाँ पर है? कपूरडी बाड़मेर में। बाड़मेर। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, राज्य का मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। राज्यपाल अनुपस्थित हो उनके कर्तव्यों का निर्वहन उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ध्यान रहे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है? 154 राज्य की कार्यपाल या कार्यपालक शक्तियां, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं, 163 राज्य मंत्री परिषद। देखिए असंगत युग्म को चुनना है। 156 राज्यपाल की नियुक्ति हेतु योग्यताएं क्या है? असंगत हैं। राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही है? राज्य विधानसभा के प्रति, भारतीय संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति जवाबदेही है। अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव या कानून व्यवस्था को बनाए रखना, आयकर का एकत्रीकरण करना, भू दस्तावेजों का रखरखाव। देखिए यहाँ समझ लेना, आयकर का एकत्रीकरण करना ये जिलाधीश का कार्य नहीं है। ये जिलाधीश का ना कार्य नहीं। इनकम टैक्स से संबंधित ये कार्य जिलाधीश नहीं देखते हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर, सुजानगढ़ में, खेतड़ी में, किशनगढ़ के अंदर। सुजानगढ़ चूरू के अंदर, सुजानगढ़ चूरू में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। वैसे हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियां कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक अधिक हैं? शेखावटी क्षेत्र के अंदर हवेलियां अधिक हैं। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह ने, बाज बहादुर ने, मोहम्मद शाह ने या फिर कुंभा ने? मांडू मालवा क्षेत्र के अंदर स्थित है। मालवा मध्य प्रदेश के अंदर है और उस किले का निर्माण हुसैन शाह द्वारा करवाया गया था। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है किसी को क्या कर देना? तलाक कर देना। और इस तलाक प्रथा को भीलों के अंदर छेड़ा फाड़ना प्रथा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? महाराजा मानसिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा भगवंत सिंह, महाराजा प्रताप। यहाँ शॉर्ट में एक शब्द दिया हुआ है महाराजा प्रताप या महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, जिसे
यहाँ जयपुर में महाराजा शब्द का भी प्रयोग करते थे, लेकिन इनका एक टाइटल हुआ करता था जिसका नाम था सवाई। सवाई जिसे हम पढ़ते हैं सवाई प्रताप सिंह की दरबार के अंदर 22 संख्या थी, उसको संयुक्त रूप से गंधर्व 22 कहा जाता था। महाराजा प्रताप सिंह खुद विद्वान थे जो ब्रज निधि के नाम से काव्य रचनाएं भी किया करते थे। ब्रज निधि। निमाड़ी एवं रांगड़ी किस बोली की विशेषता हैं? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहीरवाटी। ये बोली मालवी की विशेषता है। मालवी की विशेषता है। मालवा का पठार जिसे हम कह सकते हैं, मालवा का पठार। यहाँ पर ये झालावाड़, प्रतापगढ़ के कुछ भागों के अंदर बोली जाती हैं। यहाँ मालवी प्लस मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है जिसे हम कहते हैं रांगड़ी। याद रखना, माँ और रा, मामा रा याद रखना। अहीरवाटी जो है, अहीरवाटी अलवर क्षेत्र के अंदर है, मेवाती अलवर भरतपुर क्षेत्र के अंदर है, और हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी बारा झालावाड़। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास, संत दास जी के द्वारा की गई। सही उत्तर है इसका संत लालगिरी के द्वारा अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई। चरणदास जी का खुद का संप्रदाय था जिसका नाम था चरणदास संप्रदाय, जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। प्रमुख पीठ दिल्ली के अंदर है। चरणदासी संप्रदाय के अंदर 42 नियमों का पालन किया जाता है। संत दास जी का संप्रदाय था, कौन सा संप्रदाय था? गुदड़ संप्रदाय था, जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वर सिंह, महाराजा विजय सिंह, महाराजा मान सिंह। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय हुई थी, जिसको राजस्थान का प्रथम पारसी रंग मंच कहते हैं, जिसे राजस्थान का प्रथम पारसी रंग मंच कहा जाता है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन साथ में, इसलिए दोनों उत्तर देना अलवर, भरतपुर। अगर ये अलग अलग होता, आपसे इस तरह से ये पूछ लेते अलवर में या भरतपुर में, तो इसका सही आंसर भरतपुर होगा। कई बार लिखते ऐसे हैं अलवर भरतपुर, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये समझ जाइएगा अच्छी तरीके से। सही उत्तर क्या होगा? भरतपुर होगा। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता, नागणेची माता, आयड़ माता या फिर शीतला माता। स्वांग्या शब्द भाला से है, मुड़ा हुआ भाला से। नागणेची माता का प्रतीक नागणेची माता, नीम का वृक्ष भी है, नीम। आयड़ माता सुगन चिड़ी है। और शीतला माता से संबंधित मिट्टी का दीपक है। बालिन जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल, रामचरण जी, सुंदरदास जी या मंगलाराम जी। राजस्थान के कबीर जिसको कहते हैं, राजस्थान का जिसको कबीर कहते हैं, जिसकी भेंट अकबर से हुई थी, वो बालिन जी के गुरु थे। उनका नाम था संत दादू दयाल की प्रमुख पीठ नारायणा जयपुर के अंदर है। नारायणा जयपुर में।
जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या गोगा जी। मुस्लिम आक्रमणकारियों से लड़ते हुए इनका सिर कट गया, उसके बावजूद भी लड़ते रहे। ऐसी स्थिति के अंदर इनको जहार पीर कहा गया। जहार पीर से तात्पर्य है साक्षात भगवान। और ये कहावत किसके बारे में? गोगा जी के बारे में। और गोगा जी किससे लड़े थे? महमूद गजनवी से, महमूद गजनवी से लड़े थे। और इन गोगा जी का जो प्रमुख स्थान है जहाँ पर मेला लगता है, जहाँ पर गोगा मेड़ी बनी हुई है, वो है कहाँ पर? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूँ, नौहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, संचिया माता, जिलानी माता या लटियाल माता? अलवर क्षेत्र के अंदर सेकंड ग्रेड की परीक्षा में या अभी वर्तमान में कुछ समय पहले ये प्रश्न पूछा गया, जिलाणी या जिलाड़ी माता? जिलाड़ी माता। बहरोड अलवर। राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? जैसे मोले ना की जगह मोले ला पढ़िए। और मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मोलेला गांव हस्तकला के लिए बात आती है प्रसिद्ध, टेराकोटा, मीनाकारी, ब्लू पोट्री या फिर थेवा कला। तो राजस्थान के अंदर मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला गांव कहाँ पर स्थित है? मोलेला गांव नाथद्वारा के अंदर, नाथद्वारा मोलेला गांव प्रसिद्ध है। थैंक यू दोस्तों, आज की टेस्ट सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे और आप लोग टेस्ट सीरीज़ के लिए हमेशा तैयार रहें। और टेस्ट सीरीज़ में आपका क्या स्कोर रहता है, इसका हमेशा आप मूल्यांकन अवश्य किया करें। धन्यवाद।